डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज़ है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज़ बने। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं? क्या आपको पता है कि आजकल लोग म्यूचुअल फंड से निकलकर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश करने लगे? और ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं? ये गोल्ड के म्यूचुअल फंड होते हैं भाई साहब। और आपने अभी देखा कि साहब कि गोल्ड की कीमतें बेतहाशा बढ़ी। साल भर में लगभग ये समझ लीजिए कि 100% कीमतें बढ़ गई। साल भर में गोल्ड की कीमतें 100%, पिछली बार कब बढ़ी ये रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। तो साल भर में आप ये देखें कि लगभग 65,000 प्रति 10 ग्राम से उठ के और 1,30,000, 1,35,000, 1,40,000 यहाँ तक पहुँच गई। वैसे पिछले दिनों में कुछ गिरावट भी आई, लेकिन अब गिरावट तो इसलिए आ रही है क्योंकि ये अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के साथ में लिंक हो गए। कीमतें बढ़ रही हैं 2 कारणों से। पहले लोगों ने ये कहा था कि साहब कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके कारण नहीं हो रहा है। जब आपको ये पता चलेगा कि साल भर में ETF जो हैं उनके जो वैल्यू जो उसमें इन्वेस्टेड है वो 7 गुनी बढ़ गई है, तब आपकी समझ में आएगा कि भाई ये क्या हो रहा है। गोल्ड बेतहाशा बढ़ इसलिए रहा है कि लोगों ने फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, गोल्ड डिनोमिनेटेड फंड्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करना आरंभ कर दिया है। लेकिन इसके लिए भी जो ये गोल्ड डिनोमिनेटेड फंड्स हैं इनके लिए भी ये शर्त है कि भाई कुछ तो गोल्ड इनको फिजिकल रखना ही पड़ता है। ये उस प्रकार से है जैसे आप हुआ करता था ना कि भाई गोल्ड स्टैंडर्ड पे करेंसी चला करती थी। करेंसी क्या होती है? एक ज़माने में करेंसी नहीं होती थी, सारे के सारा जो है वो बार्टर पे होता था कि साहब की ये एक हमने आपको लोहा दिया, सोना लिया। अब लोहे और सोने के बीच में जो वैल्यू थी वो तय थी कि भाई 1 किलो लोहे के एवज में आपको 1 ग्राम सोना मिलेगा, या ये हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरह से बार्टर हुआ करता था। फिर धीरे धीरे लोगों ने पाया कि साहब की सबसे वैल्यूएबल तो सोना है, लेकिन सोने को इधर उधर ले जाने में दिक्कत होती थी। तो सोने को इधर उधर ले जाने में दिक्कत होती थी तो फिर गोल्ड कॉइन्स आने लगे। राजाओं ने गोल्ड कॉइन बनाने आरंभ कर दिए। फिर गोल्ड कॉइन के बजाय फिर लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये गोल्ड है जो इतना आपके भंडार में है, इसकी एक जो भी वैल्यू है उसके बराबर के आप पेपर निकाल दो और वो पेपर जो है वो आपका जितना भंडार है गोल्ड का उसके अनुसार होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास $10 बिलियन का गोल्ड है तो आप $10 बिलियन की करेंसी इशू कर सकते हैं। ये मोटी मोटी बात ये आरंभ में हुआ करती थी। उसके बाद फिर ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो है गोल्ड इंडेक्स, ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि इसका आरंभ जो है वो भारत से ही हुआ, क्योंकि भारत ने यूरोपियन देशों का बल्कि पूरे विश्व का जो गोल्ड था वो अपनी जो गुड्स थी, जो हम लोग जो बेचते थे सामान, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो कपड़े हों और चाहे वो केमिकल्स हों, तरह तरह के वो सब जो हमारे यहाँ से जाता था तो उसके एवज में गोल्ड आता था। तो पुराने ज़माने के इटालियंस रिकॉर्ड्स हैं जो कहते हैं कि साहब कि ये भारतीय ट्रेड ने हमारा गोल्ड भंडार जो है वो शून्य कर दिया। भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहते थे। तो लोग अब हमसे पूछ रहे हैं कि भाई ये गोल्ड और सिल्वर इनकी जो प्राइस है जो लगातार बढ़ रही है, इसमें अब क्या होने वाला है। देखिए,
इसके ऊपर हमने एक विजय सरदाना जी के साथ में एक शो किया था। अभी दिवाली के आसपास में कीमतों में गिरावट आई। कीमतों में गिरावट कई कारणों से आ सकती है। कीमतों में गिरावट इसलिए भी आ सकती है कि भाई जो डॉलर डिनोमिनेशन है, डॉलर गिर रहा है, साथ में गोल्ड भी गिर गया। होना उल्टा चाहिए, लेकिन कई बार होता है ना, मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से चलता है, मार्केट सेंटिमेंट से चलता है। तो ये सेंटिमेंट आया जब, और लोगों ने प्रॉफिट भी बुकिंग की। भाई इतना अगर आपने कमाया है तो आप प्रॉफिट भी तो बुक करोगे ना। सारा का सारा ये थोड़ी है कि सारे लोग जो है वो प्रॉफिट बुक करते हैं बीच बीच में। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी डाउन हुआ, और जितनी आशा थी कि जितनी बिक्री होगी उतनी संभवतः नहीं हुई। मैं ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूँ, भारत में तो हुई, लेकिन ग्लोबल मार्केट में संभवतः उतनी बिक्री नहीं हुई, तो उसकी जो निराशा होगी उसके कारण भी कीमतें गिरी होगी। लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो इस समय के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उसमें चांदी का उपयोग बढ़ रहा है। क्योंकि उसमें चांदी का उपयोग बढ़ रहा है तो चांदी भी सीमित है, चांदी का इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत है, इसलिए चांदी की कीमतें इनमें गिरत बढ़त हो सकती है। लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो चांदी की जो डिमांड है वो सप्लाई से अधिक रहेगी, और जब डिमांड सप्लाई से अधिक रहेगी तो इसमें उछाल आएगा ही आएगा। दूसरी बात, जब सोने की होती है, गोल्ड की होती है, तो आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से हमारे सामने है सारी बातें। ये आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ये म्यूचुअल फंड्स की तरह काम कर रहे हैं। तो ETF में इन्वेस्टमेंट बहुत हेवी हो रहा है, और ETF वाले जो भी जिनमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है उनको इसको बैक करने के लिए कुछ सोना ख़रीदना भी पड़ता है। प्लस डॉलर जो है वो अपनी वैल्यू तेज़ी से गंवा रहा है। बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं उन्होंने कम से कम पिछले साल काफ़ी सोना ख़रीदा। भारत 350 टन सोना ख़रीद चुका है। भारत की जो सोने की वैल्यू है वो पहली बार $100 बिलियन क्रॉस कर गई। यानी भारत का जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज है $700 बिलियन का, उसमें $100 बिलियन अकेले सोना है। और आपको याद है ना, एक समय था 1991 में जब भारत को कुछ 1.5-2 बिलियन के लिए अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। वो सब 2014 के बाद वापस लाया गया है, वो भी वापस लाया गया है। और उसके अतिरिक्त कहीं और भी जहाँ जहाँ भी सोना रखा हुआ था सब ला के भारत में जो सेंट्रल वॉल्ट्स हैं RBI के, उनमें अब रखा जा रहा है। और बाकी कहाँ कहाँ रखा जा रहा है वो सीक्रेट भी रहता है, वो बताया नहीं जाता, क्योंकि आप जानते हैं चोर आजकल कितने तेज हैं। चोरों ने दिन में पेरिस के लूव्र म्यूजियम से नेपोलियन की महारानी के गहने चुरा लिए। अच्छा, इसमें भी एक संदेश है, गहने चुरा लिए, कह रहे साहब $100 मिलियन के ऊपर के गहने थे, और $100 मिलियन जो गहने थे उनकी वैल्यू जो थी वो ना केवल उनकी वैल्यू गोल्ड की थी, उनकी आर्काइवल वैल्यू भी थी। आर्काइवल वैल्यू क्या होती है? जैसे पेंटिंग्स की होती है। पेंटिंग्स की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, लेकिन मान लीजिए पिकासो की पेंटिंग है, उसकी आर्काइवल वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकती है। तो गोल्ड का जो मामला है वो गोल्ड में ये हो रहा है साहब कि देखिए, गोल्ड जब आप लेते हैं तो ख़रीदते हैं आप तो 3% GST देते हैं। गोल्ड में 3% GST देने के बाद में डिपेंडिंग कि भाई आपका कौन ज्वेलरी क्या आप ले रहे हैं, अगर उसकी ज्वेलरी की फॉर्म में ले रहे हैं तो वो ज्वेलरी में भाई साहब मार्कअप भी होता है, जिसको मेकिंग बोलते हैं, वो भी 5-7% होती है। उसके बाद जब आप उसको लॉकर में रखते हैं, बैंक के लॉकर में रखते हैं, तो बैंक के लॉकर का भी खर्चा होता है, वो भी 0.5 to 1% आता है पर ईयर। उसके बाद फिर आप जब उसको बेचते हैं तो फिर उसमें 2 to 5% जो है वो छीजत और लेता है आपका जो जिसको आप बेचते हैं। तो इन सब कारणों से जब गोल्ड आप लेते हैं और जब आप गोल्ड बेचते हैं तो उसमें लगभग 10 से लेकर 15% तक की छीजत हो जाती है। इसलिए भी लोगों ने ये ETF वाला, जिनको लिक्विडिटी की तलाश है,
जो केवल गोल्ड को गोल्ड में गहनों के रूप में अपने शरीर के ऊपर पहनना नहीं चाहते, उसको एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू रखना चाहते हैं, उस स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए लोगों ने ETF का रास्ता बहुत उचित समझा है और इसीलिए ETF में लगातार निवेश बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इसमें आपको कोई खर्चा नहीं करना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है वो लॉन्ग टर्म गेन लगेगा, वो तो गोल्ड पे भी लगेगा। अगर आप एक नंबर में गोल्ड भी ले रहे हैं तो गोल्ड पे भी आपको जो है वो कैपिटल गेंस तो लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस आपको इसमें भी लगेगा। तो ओवरऑल ETF को लोगों ने फ़ायदे का सौदा माना है और अपनी जो कमाई है वो ऐसे स्टोर ऑफ वैल्यू में लोग रखना चाहते हैं जो कि अधिक एश्योर्ड मान रहे हैं। वो डॉलर से अधिक एश्योर्ड मान रहे हैं। डॉलर बॉन्ड नहीं खरीद रहे लोग, अब डॉलर बॉन्ड नहीं खरीद रहे लोग, अब ETFs खरीद रहे हैं। इस कारण ये लगातार बढ़ रहा है और ये ट्रेंड जो है वो अभी जारी है। तो आप बीच में छोटी मोटी गिरावट यदि देखें, अब गिरावट हुई थी, आज सवेरे देखा था कि साहब की कोई 404 रुपये की गिरावट थी भारत की मार्केट में, लेकिन दोपहर होते होते वो 200 रुपये ही रह गई। तो ये अप्स एंड डाउन तो चलेंगे, लेकिन गोल्ड और सिल्वर ये एज स्टोर ऑफ वैल्यू, ये अब आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे और भी अधिक प्रोमिनेंस गेन करेंगे। और इसमें जो भी लोग निवेश कर रहे हैं वो सोच समझ के ही निवेश कर रहे हैं। इनकी वैल्यू कम होने के चांसेस 10% है, बढ़ने के चांसेस 90% है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।